बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, आपको लिए चलते हैं किराएदार और मालिक मकानों की तरफ। किराएदारों का ताल्लुक आप जानते हैं कि पीटीआई से है। हर हाल में वो पीटीआई को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और जिस मालिक मकान के घर में वो रह रहे हैं उनका ताल्लुक है नून लीग से। आइए देखते हैं 4 महीने बाद नून लीगिए क्या सोच रहे हैं और पीटीआई वाले क्या सोच रहे हैं। शाह जी, मैनू लगदा तुसी भी हुकूमत कोलों डरे जे। मैं क्यों डरूंगा? और खुल के फर्क सलीम दियां गल्लां आवाम दे सामने लियाओ। उन्हें क्या मर्ज दा इलाज नहीं होण दिया, बल्कि अलामात नू दबाण दी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल यही कहा है उन्होंने। ते होर किन्ना इलाज करिए नून लिखिए राणे। हाँ नून लीग वाले बंदे फड़ के करप्शन दी एडी एडियां पत्थरियां कड्डियां कि नहीं? दसो पत्थरियां कढ़ दित्तियां, पेशावर वाली मेट्रो बस नहीं कढ़न दे। सोचण ते भी पाबंदी है ते बोलण ते भी पाबंदी है। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं, ये जो किराएदार हैं भाई, बात ये है कि दूसरे की खामियां आप पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने करप्शन की है, हर शख्स यही चाहेगा कि भाई उसको पकड़ें, उसको अंदर करें, जितना पैसा लूटा हुआ वापस ला सकता है वो लाएं। मगर 2 सवाल हैं, मुखालिफों को भी पकड़ें और आपकी सफों में कैसा कैसा करप्ट बैठा है उस पर आप हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। जियो जियो शाह जी, जियो जियो शाह जी, मैं तारे लिए गरम गरम दूध जलेबियां भेज रही हां। जा ले जा अपनी दुध जलेबियां, जे च बिल्ली मुंह पा जांदी ओ सानू भेज दिंदी। देखिया सी ना शाह जी नून लीग दे ने। नून लीग दे नहीं, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। जेड़ा बंदा हक दी गल करदा ओनू कहदे ने नून लीग दा। अच्छा ये जो हमारे जैसे लोग हैं जो शख्सियत नहीं देखते, जो सिर्फ ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई भी शख्स अगर अच्छा काम करेगा तो उसकी तारीफ करेंगे, वो गलत करेगा तो उसी शख्स की जिसकी तारीफ की गई थी अच्छे काम पे, जब वो गलत कर रहा होगा तो उस पर तनकीद करेंगे। हम जैसे लोगों के लिए दोहरी मुश्किल होती है। नून लीग की किसी बात पर तनकीद करो, वो कहते हैं जी पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। पीटीआई वालों की जब किसी बात पर तनकीद करो, वो कितनी ही जायज तनकीद क्यों ना हो, वो कहते हैं जनाब नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। ते जे बंदा चुप करके बैठ जाए कहंदे एस्टैब्लिशमेंट दा बंदा। ये भी कैसे लोग हैं, आप चुप बैठे ने दूसरे ने चुप रहने नहीं देंगे। ये राना साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हालांकि हमारा तो दीन ईमान जो है वो सिर्फ एक है और वो ये है कि सच के साथ खड़ा होना चाहिए। हमने हमेशा इस फोरम से जितनी भी बात की है, सटायर है, चूंकि हंसी मजाक भी होता है, मगर जब भी संजीदा गुफ्तगू हुई है, इवन सटायर में भी हम हमेशा ये कहते हैं कि चाहे जज हो, चाहे जर्नैल हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, और पॉलिटिशियन भले पीटीआई का हो, भले नून लीग का हो, भले पीपल्स पार्टी का हो, सहाफ़ी बरादरी के लोग हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, जो गलत करे उसको गलत कहें, जो सही करे उसको सही कहें। हम किसी के साथ नहीं खड़े, कम से कम मैं तो किसी के साथ नहीं खड़ा, मैं सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। अब आप देखिए ना कि जो शख्स 20,000 रुपए कमाता था, जब डॉलर 140 पे गया, उसके लिए हर चीज जो है वो महंगी हो गई। आप समझें कि वो 20,000 उसके हाथ में ही 12,000 रुपए रह गया, तकरीबन 12 से भी कम, 10,000 रह गया। अब 10,000 में वो कैसे गुजारा करेगा, कैसे अपना महीना पूरा करेगा? आपने अगर कोई उसके लिए प्लान नहीं बनाया, कोई फौरी रिलीफ उन लोगों के लिए जो लो इनकम वाले लोग हैं, उनको फौरी रिलीफ अगर आपने नहीं दिया, आप उन्हें कैसे ट्रक की बत्ती के पीछे खुदा का खौफ करने लगा सकते हैं कि जनाब इंतजार करें, इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं, जनाब इंतजार करें, 6 महीने बाद ये हो जाएगा। जनाब साल बाद यहां दूध की नहरें बह रही होंगी। जो शख्स 15-20 हजार रुपए कमाता है, मैंने बताया ना, उसके लिए महीना गुजारना मुश्किल होता है। सीधी सीधी कैलकुलेशन है। आप कहते हैं साल बाद हालात ठीक हो जाएंगे, मैं भी मान लेता हूं। अब जिस शख्स की तनख्वाह 15 दिन के बाद खत्म हो गई है, साल बाद मुल्क तो ज्यादा कर्जा उस बंदे से चढ़ जाना। ये ठीक कह रहे राना साहब। मुझे बताएं 16वें दिन वो अपने बच्चों के लिए खाना कहां से लेके आएगा? मुझे बताएं कि बिजली का जो बिल आएगा वो कैसे अदा करेगा? मुझे बताएं कि वो गैस का बिल जो है वो कैसे अदा करेगा? मुझे बताएं कि उसके बच्चों ने अगर स्कूल जाना है, स्कूल की फीस वो कैसे अदा करेगा? मुझे बताएं कि जिस घर में वो रह रहा है वो यकीनन किराए का घर होगा, वो किराया कैसे अदा करेगा? और भाई जिन अच्छे दिनों का आप उसे ख्वाब दिखा रहे हैं, वो अच्छे दिन उसको इतने दूर लगते हैं जितना यहां से मरीख। तौबा या अल्लाह, तानू लोकां ने तो अफरा तफरी पै जांदी है। काली पै जांदी है। बीबी अफरा तफरी की बात नहीं है, ना काली की बात है। देखिए जो गरीब आदमी होता है ना, गरीब आदमी की जिंदगी बीमार की रात की तरह होती है, जो कट कर ही नहीं देती, सुबह आकर ही नहीं देती। एक एक लम्हा बीमार आदमी के लिए रात में गुजारना मुश्किल हो जाता है। गरीब आदमी भी ऐसे ही होता है। पैसे खत्म हो जाते हैं तो दुनिया उसे मारने को दौड़ती है, दुनिया तो दुनिया, घर वाले उसे मारने को दौड़ते हैं। उसके रिलीफ के लिए क्या किया है इस गवर्नमेंट ने? ठोस इकदाम क्या किए हैं जो नजर आने चाहिए? एक चीज होती है फौरी रिलीफ के लिए क्या किया है, हम ये सवाल कर रहे हैं। रिलीफ कैसे मिले भाई? घरां चों गैस बंद कर दी। ये रिलीफ है?
ਆਹੋ ਉਹ ਲੋਕੀ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਏ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਜੇ। ਓ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ? ਇਹ ਕੋਲ ਲਖਪਤ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਲਕੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਢੀਠਾ। ਓ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਦਵਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਓ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸੀ ਪੈਕ ਬਣਾਇਆ, ਓ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਇਆ, ਓ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਹ, ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਇਆ, ਸੀ ਪੈਕ ਬਣਾਇਆ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਫਲੈਟ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਆ ਫੜਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਟ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਈ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਾਂ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸੇ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਇੱਟ ਪੁੱਟ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਏ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਰਾ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਈ, ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆਹੋ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਤੇ। ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਣਾ? ਸਬਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ही पैंदा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, सब्र करना पड़ता है, सब्र करना चाहिए भी। हथेली पर सरसों नहीं जमा करती, मगर सब्र में आसानी और सहूलत तब पैदा होती है जब आपको ये लगे कि अच्छा भाई समत जो है वो दुरुस्त जा रही है। जो हम भी ये समझते थे, इसको सपोर्ट भी करते रहे, लेकिन रोज अगर आपकी बैड गवर्नेंस का कोई नया नमूना जो है वो सामने आता हो, कोई नया मुजाहरा जो है वो सामने आता हो, तो फिर समत कैसे दुरुस्त हो सकती है? एक बात, और अगेन एक बात जो मैं बार बार कहूंगा, जैसे बहुत अच्छा इकदाम था इमरान खान साहब का, ये जो उन्होंने गरीबों के लिए ये जो शेल्टर होम्स बनाए, इसी तरीके से ये जो आपकी अंडर प्रिविलेज्ड आवाम है ना, इसको फौरी रिलीफ की जरूरत है। इसको उस ट्रक की बत्ती के पीछे मत लगाएं कि साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। ये जो लो इनकम वाले लोग हैं, इनके लिए फौरी तौर पर कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। सर्वे कराएं, आपको अंदाजा होगा लोगों के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। बाद में होता रहेगा जो होता रहेगा, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद, मगर लो इनकम वालों के लिए खुदारा महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, दिनों में रिलीफ दें। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के बाद आप उम्मीद थे, आपके बाद कोई उम्मीद भी बजाहिर नजर नहीं आती। खल्के खुदा अगर उठ खड़ी हुई बिफरी तो किसी का कुछ नहीं बचेगा फिर। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਓ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਸੋਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਏ ਵੀ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਏ। ਲੈ ਪਿਛਲੀ गवर्नमेंट हालात ही इन्ने खराब कर और गई ये रोना कब तक रहेगा? जब तक हमारी हुकूमत रहेगी। गरीब ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। चाहे उसका दम निकल जाए। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵੀ 20,000 ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦੀਆਂ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਆਹ ਕਰੋ? ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਸਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਹਾਏ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਛੱਡੋ। ਭਾਈ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੁੰਦਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ? ਇਹ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਏ? ਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਕੋਲੋਂ ਸਾਫੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੰਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਦੇਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੋਰ ਪਕਾ ਲੈ, ਤੁਹਾਡੀ 버ਗਰ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਆ ਬਾਹਰ ਪਰੌਠੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਚਨੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ? स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। ਆ ਤੈਨੂੰ ਨੁਹਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ 30 ਤੋਂ 50 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਤਬਦੀਲੀ।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। जी महम, शाह जी, अब बारी है हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस की। और आज हम अपने व्यूअर्स के लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दुनिया में बहुत कोचेस देखे होंगे आपने जो अपनी टीम की जीत के लिए बेचैन होते हैं। जी जी जी। लेकिन इस इंडोर फुटबॉल मैच के दौरान कोच जो हरकतें कर रहा है, ऐसी हरकतें, ऐसी बेचैनी, ऐसी एक्साइटमेंट आपने बिल्कुल नहीं देखी होगी कभी किसी कोच में। ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਠੋ ਅਬ ਕੋਚ ਫੜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ दौड़ के ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਚ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਕੋਚ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਂਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਟੇਕ ਕੇ ਖਲੋਏਗਾ ਤੇ ਆਂਡੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਕੁਝ ਰੀਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। जब मैच खत्म होता है, ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। अच्छा अभी सरदार साहब ने कहा ना यानी कि फुटबॉल के मैच का जिक्र किया, तो ये होता है दुनिया में। कोच बड़ी बड़ी एक्साइटमेंट होती है, और फुटबॉल के मैच में तो बहुत ही यानी कि इस किस्म के मनाजिर जो है वो कसरत से देखने को मिलते हैं। दुनिया में जो मुख्तलिफ फुटबॉल के मैचेस होते हैं उसमें कोचेस जो हैं वो बहुत जज्बाती हो जाते हैं। मतलब ये देखिए आप मुख्तलिफ मैच के कुछ मनाजिर। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, دیਵਾਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹੂਪੁਰੇ ਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਚ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੜੇਗਾ ਤੇ $2000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਨਾਲ ਐਸ ਕੋਚ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਨਸਣ ਡਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯੂਰਪ ਚ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਚ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਓ ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟੋ, ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। शाह जी, अब बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। और ऐसे लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है जो अपने पार्टनर के खराटों की आदत की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਹਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਂ ਕੇ ਖਰਾਟੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਸ਼ਪੁਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਮਦ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਢਿੱਡ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਖਰਾਟੇ ਇੰਜ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਟਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਮਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਖਰਾਟੇ ਲੈਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਿਲੰਸਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਖਰਾਟੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वाकई ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਰਖਸਾਨਾ ਦੇ ਖਾਮਦ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਖਰਾਟੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੋਤਾ ਜੋ ਲਈਏ ਹਾਂ ਵਾਲ ਪਰਤ ਸੇ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੇਰੇ ਚ ਮਦਦ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਮੰਜ਼ਰਮੀਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। शाह साहब मैं कहां से आ गया? सुते खराटा लेने वाले भी कह रहे थे मदाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, ये इकबाल का शेर नहीं है। अच्छा देखिए, ये बहुत ही हर घर का ये तकरीबन मसला है। और बाज़ घरों में तो चूंकि लोग बहुत ज्यादा लाउड किस्म के खराटे लेते हैं, तो लाजिम बात है कि जो फैमिली के दीगर लोग होते हैं, खासतौर पे जो लाइफ पार्टनर होता है, उसके लिए तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो कैनेडियन कंपनी ने नोरा नामी एक तकिया जो है वो तैयार किया है, क्योंकि देखा यह गया है कि जब एक ख़ास एंगल पर सर जो है वो रखा हुआ हो और थोड़ी देर तक उसी एंगल पर आप सांस लेते रहें, सांस आती जाती रहे, तो पट्ठों पर एक ख़ास किस्म का दबाव थोड़ी देर के बाद पड़ना शुरू हो जाता है। जब वो दबाव एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा पड़ता है तो खराटों की आवाज़ जो है वो उभरती है। यही वजह आपने देखा होगा कि जो नींद गहरी होती चली जाती है और अगर एंगल वही सेम हो तो दबाव बढ़ता चला जाता है, खराटों की आवाज़ ज़्यादा हैवी, ज़्यादा लाउड होती चली जाती है। खराटे धमाके में तब्दील हो जाते हैं। ये तो बड़े कुत्ते धमाके होने। तो अब कैनेडियन कंपनी ने किया ये है कि नोरा नामी जो तकिया उन्होंने तैयार किया है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम जो है वो उसमें नस्ब कर दिया है, छोटा सा यकीनन, और एक पंप जो है
वो तकिए में नस्ब कर दिया। अब मिसाल के तौर पे ये तकिए का साइज है और यहां पर किसी शख्स ने गर्दन रखी हुई है, सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ही खराटों की आवाज उभरती है, थोड़ी देर वो सर टिकाता है, पट्ठों पर दबाव पड़ता है, जैसे ही खराटे पैदा होते हैं, सेंसर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक निजाम को मैसेज पास करता है और वो पंप के जरिए तकिए के उस हिस्से को सुकेड़ देता है या फैला देता है। नतीजतन जो सर है वो ढलक कर दूसरी तरफ आ जाता है, पोजीशन तब्दील हो जाती है। जैसे ही पोजीशन तब्दील होती है, पट्ठों पर जो दबाव पड़ रहा होता है मुस्तकिल आवाज का, वो कम होता है, खराटे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। फिर जब नई पोजीशन पर दोबारा थोड़ी देर तक इंसान लेटा रहता है, थोड़ी देर के बाद जब वहां दबाव पड़ना शुरू होता है, जैसे खराटे की आवाज वहां से पैदा होती है, एक मरतबा फिर पंप काम करता है, तकिया सुकड़ जाता है या फैल जाता है और गर्दन जो है वो एक मरतबा फिर मूव करती है और खराटों का तसलसल फिर टूट जाता है। तो ये टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की है इस तकिए में। बड़ी गल है शाह जी, वेखो जेड़ा काम मां और बीवी कर सकती सी उन्होंने तकिए को ले लिया। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਇਲਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰਾਟੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਕ 'ਚ ਵਗਾਤੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਟੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਰਜਾਈ ਆਪ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਾਣਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਤਕੀਆ, नोरा। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਪ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। हाँ फिर सौ के जुतियां खा रहे सर। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है जी माहम रहमान साहिबा। क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट में? शाजी, अब बारी है हमारे बहुत ही मजे की एंड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सेगमेंट, कहावतें जो जिंदगी बदल देगी। अब्बा वो जो बच्चे का पैम्पर बदल दे, बीवी वो जो अपने खामद के कहने पे आदत बदल दे, सास वो जो ससुर के कहने पे ऐनक बदल दे, कहावत वो जो जिंदगी बदल दे, मिनिस्टर वो जो फंसने पे अपना बयान बदल दे, वजीर आजम वो जो इंक्रोचमेंट के नाम पे मुल्क का नक्शा बदल दे, और दाई हो जिहड़ी पैसे ना मिलन ते बच्चा बदल दे। हाँ, कहावत वाकई जिंदगी बदल देंदियां ने। शाह जी, तुहाडी कहावत सी ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरी कहावत नहीं थी। कहावत तो वैसे भी एक इज्तिमाई दानिश का नतीजा हुआ करती है। हमने प्रोग्राम में डिस्कस जरूर की थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, तुसी ऐसे पक्के तरीके ना सुनाउंदे हो, लोकां नूं तुहाडी लगन लग पैंदी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरे अब्बा जी ने तुहाडा प्रोग्राम वेख के कहावत सुनी, उन्होंने एक लाठी खरीदी। अब्बा जी लाठी हाथ च फड़ के भैंसे खरीदण गए, मज्झां, और जिहदे कोल भैंसां खड़ियां सी उन्हें तुहाडा प्रोग्राम वेखिया सी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उन्हें अब्बा जी को लाठी वेखी, मज्झां आपे ही फड़ातीआं। उन्हें कहा इहने लक च लाठी मार के भी ते लै ही जानी है, मैं आपे ही दे देना। नहीं मां ककरे जाए, लगता खोए दा लड्डू हसन दे। ज्यादा खुश ना हो शाह जी, ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ओहो हो, ਹਾਂਜੀ, नाम लूम अफरादा ही ਤੁਹਾਡਾ भी ना आ जाए। क्या मतलब? चोरी के लिए कहावत के जरिए इश्तियाल दिलवाने वालों पर भी पर्चा हो गया है। सरगो दो किन्नू तो हथकड़ी लाके टुर पे ने। शायद ये पहले वाकया तो बाद सखावत दे अब्बा जी दा झाका ही ना खुल गया। क्या मतलब? दूजी बारी फिर डांग लैके चले गया, कहंदा जी जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगों फिर वो भी तैयार खलोते सुन, उन्होंने फड़ के दे कसुन ते कसुन, दे कसुन ते कसुन। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, 98 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ। ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਪੈਣ ਡਈ, ਤੇਰੀ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪੈਣ ਡਈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਈ। अच्छा, वो कौन सी? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਹਿਰ ਰੰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਓਏ ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਛੱਡ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਏ ਓਏ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਭਿੱਜੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਨਸਿਆ,
ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਜਾਮਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਭਾਗ ਤੇ ਚੋਰ ਕੀ ਲੰਗੋਟੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਕਿੱਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਟੈਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੋ 5-7 ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਵਾਨਾ, ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। वो क्यों? ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਵਤ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਓਏ ਕੀ ਪਿੱਦੀ ਤੇ ਕੀ ਪਿੱਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਬਾਟਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਏ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪੀ ਡਾਲਿਆ, ਗੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜੀ ਦੇ। ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਪੈਣ ਡਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਜਨਾਬ। अच्छा सरदार साहब को? ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਛਿੱਤਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਲੂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ओए होए होए। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਹੱਥ ਮਾਚਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। वेल शाह जी, हमारे सेगमेंट कहावतें जो जिंदगी बदल दे में आज जो कहावत हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं, उससे जुड़ी जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ी डिफरेंट भी है। जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प कहानी जुड़ी है। और अगेन ये उन कहावतों में से एक है जो सुबह शाम कसरत से हमारे मुआशरे में जिसका इस्तेमाल होता है। हाय बत्ती फेर चली गई। ਹਾਂ ਨਾਲ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਤੇ 20,000 ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਲੋ 18,000 ਦਾ ਮੁੰਡਾ 20,000 ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ECL 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਸੋਨਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, 70,000 ਰੁਪਇਆ ਤੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜੇ। अच्छा जी, आज की जो कहावत है वो है दूर के ढोल सुहाने। जी, और जो कहानी इससे जुड़ी है वो भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਕਿਸੇ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। क्या मतलब? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਢੋਲ ਵਜਾਈ ਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੁਹਾਣੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਢੋਲ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੂੰਗਾ ਕਿ ਢੋਲ ਹੀ ਗੂੰਗਾ। अच्छा जी, इसका इस्तेमाल मेरे ख्याल में जिन कहावतों का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे माशरे में किया जाता है, ये उनमें से एक है। बहुत बरमहल मैंने देखा है कि लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और जिसे कहते हैं ना बुलजाई को हिट करते हैं। बिल्कुल सही जगह अमूमन इसका इस्तेमाल होता है। मफहूम इसका वही वाज़ेह है कि दूर से जो चीज़ें हैं वो हसीन लगती हैं। अलबत्ता एक बलागत है इस कहावत के अंदर कि दूर से चीज़ें हसीन लगती हैं। इसका एक मफहूम ये भी निकलता है कि जब वो आपकी पहुंच से दूर हों किसी हद तक, और जब आप उन्हें पा लेते हैं तो उनके बहुत सारे अयूब जो हैं वो आप पर आश्कार होते हैं। ये हो जाते हैं जी, तो जब अयूब अयां हो जाते हैं तो बाज़ों का चीज़ें अपना हुस्न खो देती हैं। क्या अच्छा जॉन साहब का शेर है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मुझे याद आ गया कि बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। ये जो कुर्बत है, जितना जितना नजदीक आते चले जाएं उतना उतना आप जानने लगते हैं अशिया को भी, अफराद को भी, मामलात को भी। और जो जो आप जानते चले जाते हैं तो उसकी बुराइयां भी, उसके अयूब भी आप पर वाजे होते चले जाते हैं। और वही चीज़ जो आपको पहले खूबसूरत लग रही होती है, सुहानी लग रही होती है, आपका दिल उससे उचाट हो जाता है, बाज़ औक़ात दिल उससे खराब हो जाता है। शाह जी ये कहावत ते सरदार साहब ते बनी जे। वो कैसे? जनाब दी लव मैरिज हुई है। अच्छा। ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਚੰਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, वाह। ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਪਰਜਾਈ ਆਈ ਹੈ ਘਰ, ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਣੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਡਰੈਕੁਲਾ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਕਈ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤਾਹਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਏ ਨਕਸ਼ੇ ਏਡੇ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ 4G ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੁਹਾਨਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪਿਆ। 10,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਤੇ ਟਕੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਔਲਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ 80,000 ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। अच्छा 70,000 ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਸੁਣ ਲੈ। ओए वाह 20,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਯਾਨੀ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਪੁੜਪੜੀਆਂ ਫਟਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਧੂਏ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਣੇ। अच्छा जी, जो कहानी जुड़ी है इस कहावत से कि दूर के ढोल सुहाने, यानी कि चीजें दूर से ही अच्छी लगती हैं और जब वो करीब आती हैं तो अपना हुस्न न सिर्फ बाज़ औक़ात खो देती हैं बल्कि उल्टा आपके लिए परेशानी का बाइस बनती हैं बाज़ औक़ात। तो 4 किरदार हैं इस कहानी के। एक इंतहाई बदमिजाज और बदजुबान बीवी, एक उसका फलसफी शौहर, एक बच्चा इन दोनों का, और एक ढोलची। शाह जी इन्ने किरदार इस कहानी च ने, एक इच डांसर पा लो, ताइफा पूरा हो जाएगा। कहावत लेके मैं दुबई चला जाना, 4 पैसे वट के वापस आ जाना। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਦੁਬਈ ਪੈਸੇ ਵਟਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਘਾੜੇ ਛਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹ ਸਖਾਵਤ ਨੇ ਦੁਬਈੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਓਏ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਕੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਣੇ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। जब वापस आएंगे तो दूर के ढोल सुहाने से जो कहानी जुड़ी है इस कहावत से वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। शाजी ब्रेक पर जाने से पहले हमारा सेगमेंट चल रहा था कहावतें जो जिंदगी बदल दे, और हम वो कहावत डिस्कस कर रहे थे दूर के ढोल सुहाने। और इस कहावत से जुड़ी हुई कहानी के 4 किरदार थे। एक ढोलची ढंग डग डग डंग डग डग ढा, और एक बच्चा। सरदार साहब, बकरी का बच्चा नहीं कहा था मैंने। और एक मुंह चढ़ी हुई बीवी, वे मैं ढोल तेरे सिर च मारा, हाय खान ਨੂੰ कुछ लिया नहीं, हाय कड़ी मुड़ी फिर के घर आ जाता है। और एक फलसफी खामन, कुछ नहीं, हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, कहानी की तरफ मैं बढ़ता हूं, मगर जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा कि ख़ास तरह की बलागत जो है वो इस कहावत में दूर के ढोल सुहाने में पाई जाती है। आप यूँ कह लीजिए कि जैसे ठाठ होता है ना, यानी कि ऐसा राग जिसमें से कई राग जो हैं वो निकलते हैं, उसी तरह से ये ठाठ कहावत है, आप समझिए। इसके अंदर ये भी बात पिन्हा है कि चीज़ें जब करीब आती हैं तो अपना हुस्न खो देती हैं। इसके अंदर ये भी बात पिन्हा है कि जब कोई चीज़ आपके इख्तियार में आ जाए, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके इख्तियार में नहीं है, जो आपकी नहीं है, वो आपको अच्छी लगती है। इख्तियार में आ जाए, आपकी हो जाए, तो फिर वो अपना हुस्न खो देती है। ये मफहूम भी इसके अंदर पिन्हा है। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਏ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਣੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ। हाँ, तो बड़ी बड़ी बलीग कहावत है। बेशुमार तरीके से, बेशुमार मौक़ों पर ये कहावत जो है वो सादक आ सकती है। और उसकी एक वजह जो है वो बुनियादी इंसानी जिबिल्लत है, बुनियादी इंसानी नफ्सियात है, बुनियादी रवैया है कि जो भी चीज़ इंसान पा लेता है या जिस चीज़ के भी करीब हो जाता है वो चीज़ अपना हुस्न अमूमन खो बैठती है। यहाँ तक कि वो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो उस पर लागू हो जाता है कि वही शय जिसकी आपको बहुत तलब हो रही होती है, जब वो आपको मिल जाए, आपको मैसर आ जाए, तो एक ख़ास वक्त के बाद आपको वो बाकायदा बुरी लगनी शुरू हो जाती है। और जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है, आपसे दूर है, वो आपको बहुत ही हसीन लगती है। और जिसके वो इख्तियार में है वो शख्स आपको खुशकिस्मत लग रहा होता है। बस एक बहुत ही जैसे आमियाना सी बात है कि भाई पड़ोसी की बीवी या दूसरे की बीवी हमेशा अच्छी लगती है। हालांकि वही औरत अगर आपकी बीवी बन जाए तो वो हमसाये को अच्छी लगेगी। दिल किसी हाल पे काने ही नहीं जाने फराज,
मिल गए तुम भी तो क्या और न जाने मांगे। तो जो दूर है वो सुहाना है, वो हसीन है। या देखिए अपना जॉन साहब फिर मुझे याद आ गए कि हमने जाना तो हमने ये जाना, गालिबन यूं है शेर जॉन साहब का, हमने जाना तो हमने ये जाना जो नहीं है वो खूबसूरत है। वाह वाह, यानी ओ जाने जाना जरा रुक जाना, रिक्शे वाले को कह दो मैंने नहीं। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਫਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਦੀਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕਿਸਮਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਉਂਝਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਂਝਦੇ ਹੀ। देखिए जैसे अंग्रेजी में कहते हैं द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, कि जो मतलब पड़ोसी के घर की घास आप समझ लीजिए, ये जंगले के जो पार की जो घास है, अपने घर की जो घास है अपने लॉन की, वो आपको इतनी हरी नहीं लगती, हरी भरी। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ। यही बात है आपके, चूंकि वो दस्तरस में है, जो हमसाए के घर की घास है, जंगले के पार की जो घास है, वो हमेशा आपको ज्यादा सरसब्ज लगती है। जैसे घर की मुर्गी भी दाल बराबर हो जाती जी, ये इसी का एक और एंगल है कि जब चीजें आपके इख्तियार में आ जाती हैं तो अगेन वो अपना हुस्न खो देती हैं। मुर्गी खाने को ना मिले तो आपको लगता है कि भाई ये तो मनोसलवा जैसी कोई चीज हो गई है, सुबह शाम मिलने लगे तो उसका वो लुत्फ जाता रहता है, आपको लगता है कि दाल जी पका के देती है। तो ये जो तिश्नगी है कि जो किसी चीज का दूर होना है, बाज़-औक़ात ये किसी चीज का न मिलना जो है, ये भी बड़ी खूबसूरत कैफियत है। अगर हम उसकी सरशारी को, उस इंतज़ार को, उस न मिलने को, उस महरूमी को भी इंजॉय करना शुरू कर दें, उसका लुत्फ लेना शुरू कर दें, तो किसी भी शय के हासिल होने पे, मंजिल पे पहुंचने पे वो लुत्फ नहीं आता है जो मंजिल तक पहुंचने के सफर के दौरान आता है। अगर आप ये कंट्रोल, ये मकाम, ये फहम अगर आप हासिल कर ले, कोई भी शख्स हासिल कर ले, तो फिर जो सफर है वो मंजिल से ज्यादा लुत्फ देता है आपको। फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। अच्छा देखिए, उससे मिलती जुलती फारसी की कहावत मुझे याद आ गई, मुर्गे हमसाया गाज़स्त, यानी हमसाया दा मुर्गा चोरी करके पका लो। मतलब ये कि हमसाए का जो मुर्गा है वो आपको राजहंस लगता है, दूर होता है ना तो इतना खूबसूरत लगता है कि मुर्गा नहीं लगता है कि राजहंस बैठा हुआ है पड़ोसी के दालान में या पड़ोसी की मुंडेर पर। ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਰਹੂਮ ਨਾਨੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। बढ़ते हैं दूर के ढोल सुहाने कहावत से जुड़ी कहानी की तरफ। तो बच्चा जो था फलसफी का, वो थोड़ा सा बीमार था। औरत जो थी बहुत ही बदमिजाज, बदतमीज, बदजुबान, गमार, जी तकरीबन ऐसी ही। तो हकीम ने फलसफी से कहा कि आपका बच्चा बीमार है, चलने फिरने तक से माजूर हो गया था। तो उसने कहा कि जब मेला लगता है आपके गांव के बाहर, तो आप बच्चे को ले जा तो नहीं सकते, ले जाइए भी नहीं, चूंकि जो इजाफी शोर है वो इसकी तबीयत पर गरां गुजरेगा और ये और बीमार हो जाएगा। आप अपने छत पर अगर इसको शाम को बिठा दिया करें तो जो वहाँ से दूर से जो मेले की आवाज़ें आया करेंगी, मुख्तलिफ तरह की भी आवाज़ें आया करेंगी, वो इसको एक अच्छी फील देंगी और एक तरह से इसकी एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी। ये मेले के शोर शराबे से दूर भी रहेगा, मगर दूर रहते हुए एक तरह से उसका लुत्फ भी ले लेगा। मगर जो बीवी थी वो रोज अपने शौहर से झगड़े कि तुम्हारे पास चूंकि इतने पैसे नहीं है इसलिए तुम इसको चाहते नहीं हो, तुम एक कंजूस आदमी हो, तुमने किया क्या है इस घर के लिए। कल मुहे ऐसा तो बेचारे ने कुछ नहीं किया था, अलबत्ता निखट्टू आप उसे कह सकते हैं बीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तुम नहीं चाहते हो कि पैसा खर्च करो, इसलिए मेरे बच्चे को तुम मेला दिखा नहीं सकते हो, इसलिए तुम लेके नहीं जाते हो, लिहाजा तुमने ये कहानी गढ़ दी। रोज सुबह शाम उसने जान अजाब कर दी अपने शौहर की। मजबूरन यह कि फलसफी ने एक दिन बच्चे को अपने कांधे पर बिठाया और उसके बाद मेले की तरफ रवाना हो गया। अब जब शाम को मेला खत्म होने लगता था तो ढोल बजा करता था और उसका बच्चा जब दूर से अपनी छत पर बैठा उस ढोल को सुनता था तो दूर से आती हुई आवाज जो है, खास तरह का रिदम, बड़ा उसको सूदिंग इफेक्ट देता था। लेकिन जैसे जैसे वो मेले के नजदीक होता गया, ढोल के नजदीक होता गया, उसकी तबीयत बिगड़ती गई।
यहां तक कि जब वो मेले में पहुंचा है, चूंकि बीवी ने एक तरह से गन रखी हुई थी उसके सर पे कि जाओ इसे दिखा कर लाओ जहां ढोल बज रहा है, तो फलसफी जब उस मौके पर पहुंचा है तो नतीजा ये हुआ कि ढोल जोर से बज रहा था। वही ढोल जो दूर से बच्चे को सुहाना लगता था, उसके लिए बाकायदा सूदिंग था। जब वो करीब पहुंचा तो बच्चा बाकायदा बेहोश हो गया। फलसफी उठाकर घर लाया, हकीमों से इलाज कराया। 7-8 दिन के बाद मां ने जनाब रोना धोना डाल दिया, अगेन वो भी फलसफी के ऊपर कि तूने मेरे बच्चे की क्या हालत कर दी है। अलगर्ज ये कि 7-8 दिन के बाद बच्चे ने आंखें खोली तो मां ने उससे पूछा कि तेरी ये हालत तेरे बाप की वजह से हुई है ना, इसने कुछ किया होगा, पता नहीं ये तुझे ढोल वाले तक लेकर गया भी है या नहीं। तो बच्चे ने फिर मां को ये नुक्ता समझाया कि अम्मा, जब ढोल सर पे बज रहा हो ना तो सर फटने लगता है, ढोल दूर से ही सुहाना लगता है। शाह जी एक होर वजह भी है, ढोल दूरों वजदा ही सुहाना लगदा। वो क्या? कोल वजदा होवे ते पैसे देने पैंदे ने। शाह जी वैसे इस कहावत ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। वो कैसे? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਉਕਾੜੇ ਚਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। नाज़रीन, ये था आज का शो और एक ताज़ा शेर पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कह रहा है वफा परस्त है वो, कह रहा है वफा परस्त है वो, जिसको हिज्जे वफा के आते नहीं। कह रहा है वफा परस्त है वो, जिसको हिज्जे वफा के आते नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।